आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16 और मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का प्रभाव जो बढ़ता जा रहा है और अपने ग्रामीण एरिया बैकवर्ड क्षेत्र कहा जाता है महेंद्रगढ़ में, तो यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, क्या कुछ यहाँ चला हुआ है, किस प्रकार से क्या आज की कंडीशन है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ सवाल जवाब करने के लिए हम पहुँचे हैं सरताज जनसेवा ग्रुप पीआरओ कुलदीप राव जी के पास। बातचीत करेंगे किस प्रकार से, क्या आज की स्थिति है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये बताएं, आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हैं आप? तो सर, जिस प्रकार से आप इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है अपने यहाँ पे और महेंद्रगढ़ वैसे भी बैकवर्ड कहा जाता है, तो यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है कोरोना को लेके? देखो, कोरोना के केसेस जो है ना, पिछले काफ़ी दिन से आप देख रहे हो कि जो अपने महेंद्रगढ़ जिले का आंकड़ा है, पर डे के हिसाब से 300 से ऊपर जो है ना पेशेंट आ रहे हैं। और यहाँ की जो सैम्पलिंग है वो भी वैसे बहुत कम है और 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है। मैं कहूँ कि हमारे जो महेंद्रगढ़ जिला है, इसमें कोरोना जो महामारी है अब वो ग्राउंड लेवल तक फैल चुकी है। पहले लोग सोचते थे कि भाई ये सिर्फ शहर के अंदर है या दिल्ली एनसीआर में है, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि एक छोटे गांव ढाणी तक जो है ना कोरोना के मरीज़ पहुंच रहे हैं। पीछे आप देख रहे हो कि किसी गांव में 26 मरीज़, किसी में 19 मरीज़, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना पेशेंट आ रहे हैं। तो इसमें तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब इसमें जो पीछे जो लापरवाही जो बरती गई है, चाहे वो सरकार के मार्फत हो चाहे आमजन के माध्यम से, तो अब इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। और कुछ दिनों के लिए, जैसे एक महामारी क्या होती है कि चेन सिस्टम से फैलती है एक दूसरे से, तो एक जो चेन सिस्टम है उसको लिए हमें कुछ दिन ख़त्म करना पड़ेगा। और उसमें परेशानियां भी काफ़ी हैं, क्योंकि अब ये आप देख रहे हो विवाह शादियों का सीज़न है, तो जो जिन्होंने शादियां हैं वो भी करनी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये है कि जितना आदमी इसको कम कर सके, संख्या को कम कर सके, या हम जितने नियमों को जैसे पालना कर सकें, तो उसमें संभव हो पाएगा कि ये जो इसका जो चैन सिस्टम है उसको एक प्रकार से रोका जाए। और जो ये महामारी आज हमारे ज़िले में बहुत विकराल रूप ले चुकी है, उसको कहीं ना कहीं जैसे ख़त्म किया जा सके और दोबारा जैसे हमारा ज़िला एक बार कोरोना मुक्त हुआ था, तो उसी दिशा में दोबारा जाया जा सके। तो जिस प्रकार से आजकल गाँव में हम जाते हैं, देखते हैं लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते, उनकी सोच ये है, कहते हुए मास्क लगाओ तो बोला कुछ नहीं है, उनके बारे में क्या कहें? देखो, वैसे तो दो बातें होती हैं कि एक तो नेगेटिव और पॉजिटिविटी की। तो ये तो अच्छी बात है कि जैसे बीमारी को हम ज़्यादा हैवी ना होने दें, क्योंकि हमारे अंदर से जितनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी माइंडली, उतना ज़्यादा जैसे पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और जो संक्रमण भी उस पर कम होता है। तो ये अच्छी बात है कि जैसे वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है, जैसे मास्क का आपने बताया कि 24 घंटे जैसे मास्क भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इससे भी ऑक्सीजन की शरीर में जो कमी आती है उस मास्क से बहुत ज़्यादा आती है। तो ये जब हम यात्रा कर रहे हैं या किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जा रहे हैं या किसी विवाह शादी में जा रहे हैं जहाँ मतलब आदमियों की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पहनना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जैसे अपने घर में अकेले बैठे हो या कोई 1-2 आदमी जैसे दूर दूर बैठे हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि मास्क का जैसे प्रयोग किया जाए। वैसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अब संक्रमण को देखते हुए कुछ दिनों के लिए लोगों को इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बना करके वैसे सामाजिक प्रोग्राम भी अटेंड करने चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अटेंड करें कि जो संक्रमण की जो चेन है वो एक दूसरे से फैल नहीं पाए। सर, जिस प्रकार से आपने भी देखा, पता है ये रैलियां हो रही थी एक तरफ और दूसरी तरफ कोरोना चरम सीमा पर था, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, जो ये कोरोना का जो चेन सिस्टम बढ़ा है, हमने ग्राउंड लेवल पर देखा है कि लोगों ने इसका जो नियम थे उनकी पालना बिल्कुल ख़त्म कर दी। और जहाँ भी ग्राउंड में एक बात आती थी, जब 5-10 व्यक्ति कहीं भी कोई चर्चा करते थे, तो जब ये कहते थे भी कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ गए, तो वो एक ही बात कहते थे भी कोरोना अगर बढ़ रहा है तो फिर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा जैसे इस पर रही। इसी वजह से लोगों ने लापरवाही की कि जब सरकार के प्रधानमंत्री, सरकार के गृह मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री जब 2-2 लाख व्यक्तियों की रैलियां कर सकते हैं, तो उन्होंने एक बात को जैसे हैवी रखा कि हम फिर ब्याह शादी के प्रोग्राम क्यों नहीं कर सकते, हम एक जगह क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते। यही जो है ना एक आपस का वो रहा क्रिटिसाइज, और उस वजह से लोगों ने इसकी पालना करनी कम कर दी। अब हालात ये हुए कि जहाँ पश्चिम बंगाल में जहाँ चुनाव चल रहे थे, अब वहाँ का आंकड़ा ये है कि हर दूसरा आदमी वहाँ संक्रमित बताया जा रहा है,
क्योंकि वो संक्रमण वहाँ फैल चुका है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट, मैं कहूँ कि जैसे कई बार सरकार के आदमी ये कह देते हैं कि भाई दूसरों को भी करनी चाहिए, लेकिन सत्ता में जो आदमी होता है उसका फर्ज बनता है, उसको गवर्नमेंट चलानी है। जैसे गृह मंत्री है तो उसको पूरे देश का सिस्टम देखना है, तो उनको ये बात स्टार्टिंग में ज़रूर इसके वो करना चाहिए था कि भाई रैलियों को वो समय रहते बंद कर देते। अगर समय रहते जैसे स्कूल वगैरह बंद करे और जो सामाजिक कार्यक्रमों के बाउंडेशन कर दी, भाई 50 आदमी इकट्ठा होंगे, शमशान घाट में 20 आदमी इकट्ठा होंगे, तो इस प्रकार के बाउंडेशन रैलियों में भी की जा सकती थी। जैसे वर्चस्व रैली पहले हुई थी कि 50 आदमियों को बैठाकर लोगों को, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो ये जो भी पार्टी की जो विचारधारा थी या व्यक्ति विशेष की विचारधारा थी वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम जन तक पहुंचा सकते थे। ज़रूरी नहीं थी कि उसके लिए 2 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ये जो क्रिटिसाइज पैदा हुई वो इन रैलियों से हुई, जहाँ चुनाव चल रहे। सब लोगों को एक ही बात थी कि ये कोरोना जो है ना पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाता। ये बड़े लेवल पर बात उठी थी, मीडिया में उठी थी कि जब कोरोना संक्रमण है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है। और हालात ये हुए कि उस क्रिटिसाइज की वजह से ये संक्रमण आज पूरे देश में फैल गया। और आज हालात ये है कि न तो सरकार के पास कोई पॉलिसी है और आमजन इसमें लापरवाही बरत रहा है, तो इसमें जान माल की आप देख रहे हो कि बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हर दिन कितनी जो आप इसमें देख रहे हो कि आप हो रही है मृत्यु दर भी, इसमें 2-3 हज़ार आदमी पर डे जो है मर रहे हैं। और हर ज़िले में आज जो दिल्ली एनसीआर है उसमें तो हालात ये हो गए हैं कि जो शमशान घाट है वहाँ भी जो ना जगह नहीं मिल रही समय पे। तो और हॉस्पिटलों के बहुत बुरे हालात हैं, ऑक्सीजन की हॉस्पिटलों में कमी आ रही है, दवाइयाँ समय पर नहीं मिल रही है। तो ये हालात जो बिगड़े, इसमें सरकार की जो है ना ये जो पश्चिम बंगाल वाला चुनाव था उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल है। सर यहाँ पे बताया, काफ़ी स्कूल ओनर्स से बात हुई, बच्चे जो पढ़ते अच्छा है उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई 2 लाख लोगों की रैली हो सकती है लेकिन 20 व्यक्ति एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, सीबीएसई ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी। देखो ये सत्य बात है कि मैंने आपने बताया कि इस बात की चर्चा हर वर्ग में चली थी, चाहे उस एजुकेशन का वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे बिजनेस की जितनी फैक्ट्री, और जहाँ ये नियम लगाए सब ने एक बात कही कि भाई सरकार रैलियाँ क्यों नहीं बंद करती है। तो ग्राउंड लेवल पे ये बात जो है ना चली थी कि भाई रैलियाँ पहले बंद होनी चाहिए, और रैलियाँ नहीं बंद हो सकती तो एजुकेशन का जो काम है वो भी एक लिमिटेशन में, एक दायरे में होके हो सकता है। लेकिन इन्होंने बंद जो किया है वो कहीं ना कहीं, मैं कहूँ कि सरकार के, मैंने जैसे बताया कि सरकार के पास इस संक्रमण को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। कुछ लोग बस ऑफिसों में बैठ के प्लान बना देते हैं कि भी जैसे अचानक जो प्लान बनाते हैं उससे भी बहुत होती है। क्योंकि अभी देखो आपने दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन एकदम से लगा दिया गया। जब एकदम से कोई फैसला लिया जाता है तो एक अफरा तफरी का माहौल मार्केट में पैदा हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को बंद करना है तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप बंद करोगे तो चलोगे। एकदम से अगर आदेश आता है कि भाई आज रात 12 बजे से ये हो गया, 6 बजे से वो बंद हो गया, तो उसमें जो आमजन है, जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूर आदमी, उनमें एक भय का माहौल पैदा होता है। और आज आप देख रहे हो कि जितने भी मजदूर थे ये समय से पहले पलायन कर गए। आज जो है ना फैक्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे, काम करने के लिए मजदूर नहीं है, क्योंकि यूपी बिहार के अदर स्टेट की हमारी सारी लेबर है वो सब जो है ना भय के माहौल में छोड़कर चलेगी। तो सरकार को कोई भी फैसला लेना हो तो वो समय रहते हुए लेना चाहिए। लेकिन इस सरकार में, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा कि किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। पिछले साल जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया रात को 12 बजे से, तो सब व्यक्तियों ने जनहित में काम किया, समाज सेवा में काम किया, फ्री जितनी भी सेवाएं जो अपने हिसाब से जो भी संस्थाएं दे सकती तो उन्होंने सभी ने दी। लेकिन अब की बार सब में ये नेगेटिविटी है कि भाई सरकार ने हमसे डोनेशन भी ले लिया, सीएम फंड में पैसा ले लिया, पीएम फंड में पैसा ले लिया, लेकिन सरकार एक साल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई, बेड जो हॉस्पिटल में बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ पाए, मरीजों के बहुत बुरे हालात हैं। तो ये आमजन में ये भावना जरूर है कि भाई सरकार ने आमजन से डोनेशन लिया, टैक्स बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन सुविधाएं एक साल बाद में भी हमारे देश में शून्य है। सर ये बताया जाता है कि महेंद्रगढ़ में बड़ा हॉस्पिटल बनना था और इतने समय से महामारी चल रही, वो भी अब तक नहीं बन पाया, उसके बारे में क्या कहें? देखो महेंद्रगढ़ की तो स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल जीरो है। हमारे महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर आज के दिन स्टार्ट नहीं है, सिर्फ 2 हैं, वो भी बंद डब्बे में रखे हुए हैं। आज के दिन अगर कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो एक भी इमरजेंसी पेशेंट को एडमिट करने की कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल जीरो पोजीशन है। तो हमारे महेंद्रगढ़ की तो चर्चा ही हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नील हैं। यहाँ तो सिर्फ एक रेफर सेंटर है, अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से दूसरे हॉस्पिटल में बस रेफर कर दिया जाता है। और हॉस्पिटल की घोषणा आज से नहीं, हॉस्पिटल की घोषणा तो पिछले 8-10 साल से यहाँ चली हुई है कि 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनेगा, एक ट्रामा सेंटर जो इमरजेंसी का लिए होता है वो बनना था, लेकिन बना कुछ नहीं। सिर्फ हॉस्पिटल का जो बोर्ड था उसको बस चेंज कर दिया, अंदर के हालात आप देख रहे हो कि वैसे के वैसे हैं।
सर, आने वाले समय में अभी कोरोना और बढ़ेगा, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि न तो कांग्रेस राज्य में आमजन सुरक्षित है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं। यूपी वाले ये कह देते हैं कि भाई राजस्थान में हालात ठीक नहीं है, राजस्थान वाले कह देते हैं कि भाई हरियाणा में हालात ठीक नहीं है, पंजाब वाले कह देते हैं दिल्ली में हालात ठीक नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हालात कहीं भी ठीक नहीं है। जो भी पार्टी के नेता हैं वो बस सिर्फ एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे हुए हैं कि उन्होंने हमारी ऑक्सीजन रोक ली, वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं है, केजरीवाल सरकार ने ये क्यों नहीं किया, मोदी सरकार ने ये क्यों नहीं किया। लेकिन ऑल ओवर ये कंडीशन है कि किसी भी सरकार के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से पूरे देश में ही व्यवस्था नहीं है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी की सरकार हो। तो आमजन को ये बात देखते हुए अपना बचाव, सरकार को तो एक प्रकार से ये कर दिया कि भाई अपनी सुरक्षा आप आमजन खुद करे, आत्मनिर्भर बने। तो मेरा तो ये मानना है कि घर में रह के अपना जो है ना वो थोड़ी सी दूरियां बना के रखे। जब तक महीने 20 दिन की बात है, जब तक ये चैन सिस्टम न टूटे तो प्रयास करे कि जहाँ बेवजह अगर मेरे को कोई काम ही नहीं है तो घर से बाहर न निकले। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई पेशेंट के पास जाना है या कोई सर्विसमैन आदमी है उसको तो जाना पड़ता है, लेकिन बेवजह जो है ना भीड़ से दूरी बना के रखे। जिस प्रोग्रामों में न जाने का प्रयास हो सके कि भाई हम उसको दूरी बना सके तो बढ़ाने का प्रयास करें। और जो भी ये है कि सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह जो भी इसमें एहतियात दिए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पालना अगर करेंगे तो जल्दी हम इससे छुटकारा पाएंगे। अगर हम एक दूसरे पर ये करते रहेंगे कि भाई सरकार हमारा ये कर लेगी वो कर लेगी, सरकार किसी को कोई बचाने नहीं आएगा, कोई धर्म किसी को बचाने नहीं आएगा कि कोई ये सोचता हो कि भाई वो धर्म बचा लेगा। इंसान को अपने आप इसमें बचाव करना पड़ेगा। जब हम खुद समझ जाएंगे कि भाई बीमारी है और हमने इसकी पालना करनी है तो ऑटोमेटिक जिस प्रकार से चैन सिस्टम पहले टूटा था फिर दोबारा टूट जाएगा। सर, जिस प्रकार से आपने देखा कल 2 गाड़ियां फ्री चलाई गई हैं कोरोना बेसहारा गरीब लोगों के लिए, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि समाज सेवा का हमारा क्षेत्र है और समाज सेवा में कोई भी व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में आता है और अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी सराहना होनी चाहिए। चाहे वो राजनीतिक लेवल से हमारी विचारधारा कितनी भी अलग हो, लेकिन हमारे समाज के लिए कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। और उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में आएंगे तो और जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं या जो राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और आमजन को सबसे बढ़िया तो बेनिफिट ये है कि आम लोगों को जो भी सुविधाएं, जैसे उन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं, तो निश्चित रूप से उसको आमजन को उससे बेनिफिट मिलेगा। जिस प्रकार से इन्होंने गाड़ियां चलाई हैं तो और लोगों को दूसरों की सहायता करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई आदमी की जितनी क्षमता है, अब ये तो है नहीं कि भाई हर व्यक्ति गाड़ियाँ चला सकता है। मैं आपको कहूँ कि आप भी 2 गाड़ियाँ चलाएं। जिसकी जितनी फाइनेंशियल स्थिति है, जो वो अफेक्ट कर सकता है, उस हिसाब से उन्होंने करना चाहिए। जितना वो दान दे सकता है या समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना कर सकता है उसको करना चाहिए, क्योंकि समाज में और ये दान किया हुआ आदमी के ज़रूर काम आता है। और आदमी की अच्छाई और बुराई 2 चीज़ें साथ चलती हैं। तो मैं कहूँ कि जो भी व्यक्ति कारोबार करता है उसमें कारोबार में उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जितने वो अफेक्ट करे, ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। इससे एक तो लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। जो आदमी जैसे गरीब हैं, जिनके पास गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको तो व्यवस्था कि वो फ्री सेवा मिलेगी। दूसरा, मैंने बताया कि लोगों को प्रेरणा बहुत मिलेगी। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ की आप शुरुआत करोगे तो आपको देख के 10 आदमी अपनी इच्छा अनुसार और आगे आएंगे, तो उससे एक समाज में एक नया परिवर्तन आता है और समाज में जो है ना सुधार होता है। जिस प्रकार से कोरोना के बारे में बातचीत हुई, लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में, और महेंद्रगढ़ के बारे में बताया, यहाँ तो कुछ सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे सिर्फ रेफ़र किया जाएगा, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है, और आप भी समझदार हैं, आप बच के रहें, बिना किसी काम बाहर न जाएं, मास्क और 2 गज दूरी का ध्यान रखें। लगातार खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार।